आज हम विक्रम सर से बात करने वाले हैं। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। या तो आपको भगवान वो स्ट्रेंथ दे देगा कि आप उस मुश्किल से निकल जाएंगे, या वो खुद ही आ जाएगा और आपकी मदद करेगा। क्या आपको आता है और क्या आपको आता है और मार्केट क्या चाहता है। हर काम खुद मत करते रहिए, क्योंकि आप वही करते रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी रुक जाएगी। हम दूसरे लोगों को दिखाने के लिए जब तक सफल होने का प्रयास कर रहे हैं तब तक हमारी सफलता अधूरी ही रहेगी। हाँ। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, हाँ। तुमसे ये तो हो नहीं रहा है। जब 9 to 5 की जॉब को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था और लड़कियां भी नहीं मिलती थी लड़कों को अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होती थी। तो बात कर रहे हैं स्टार्टअप की। सो दैट मीन्स यू आर रेडी टू टेक रिस्क। जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको वहां डर आ रहा है। डर किस चीज का है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग मुझे सक्सेसफुल माने, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाइक पे दो लोग आए, एक तो उनका बेटा था और एक पंचर बनाने वाले को लेके आए थे। और वो पंचर बनाने वाले ने जब गाड़ी का टायर देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो ट्यूबलेस है, मैं तो इसका पंचर बना ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन आया था, फिर से वापस गड़बड़ हो गई। अंधेरे के बाद वो सिल्वर लाइनिंग आती है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे माइंडसेट कोच हैं, एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और स्टार्टअप्स ऑफ बिजनेस के बारे में भी बहुत सारे आइडियाज रखते हैं। तो अगर आपके जहन में ये है कि मैं स्टार्टअप करूं या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का कोई आइडिया है, या आप 9 to 5 के जॉब में हैं, चाहे जो भी है, अगर एक ड्रीम आपने मैनिफेस्ट किया है तो मुझे यकीन है कि कभी ना कभी वो सच जरूर होगा। लेकिन you have to fight with your fears and you have to give your best for it। मुझे तो इतनी ही चीजें पता है, लेकिन आज हम विक्रम सर से बात करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अय्यर शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ लोग होते हैं सर जिनको देखकर ही ना आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक पॉजिटिविटी मिल जाती है और एक इंस्पिरेशनल आइडल की तरह आप उनको देखते हो। हम ये सोचते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनमें से सर मुझे लगता है आप हैं एक। थैंक यू सो मच। तो विक्रम शर्मा सर हमारे साथ आज हैं, जो कि स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे। सर, मुझे ऐसा लगता है आज का दौर वो दौर है जब 20s 30s के बच्चे भी स्टार्टअप्स का चैलेंज लेने को तैयार हैं। लेकिन उस चैलेंज के साथ बहुत सारे बाकी पहलू भी आते हैं जो देखना जरूरी है और एक फ्यूल की तरह काम करते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने में। तो सर, आपको क्या लगता है कि कोई भी बच्चा आज की डेट में अगर स्टार्टअप अपना कुछ शुरू करना चाहता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, सो दैट मीन्स यू आर रेडी टू टेक रिस्क। सो सबसे पहले आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी को अगर सूट करता है, आपको पता है कि आप कुछ अचीव करने के लिए यू कैन गो अ बिट आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सकते हैं, लोगों से मिलने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं है और कुछ अपने पास का सेविंग भी आप इन्वेस्ट कर देंगे और रेडी फॉर दैट रिस्क। रिस्क इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। सो आप वो फाइनेंशियल रिस्क भी लेने को तैयार हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टअप में आने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। सेकंड थिंग इज, मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चालू करने के बारे में सोचते हैं बिकॉज वी गॉट फैसिनेटेड। हमें लगा कि रोशनी ने ऐसा किया है, मैं भी बिल्कुल वही काम करूंगा। रोशनी को सक्सेस मिली है तो मुझे भी सक्सेस मिलेगी। तो कोई भी स्टार्टअप आप चालू करें उसके पहले आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपके स्टार्टअप की हर चीज आपको पता हो, लेकिन आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो स्टार्टअप का बैकबोन बने। वो मैनेजरियल स्किल्स हो सकती हैं, वो आपकी टेक्नोलॉजी स्किल्स हो सकती हैं। मेरी कंपनी के तौर पे अगर बात करें तो वी हैव अ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल शब्दों में बोले तो एक ट्रेनिंग कंपनी है। पर मुझे मेरा कोर स्ट्रेंथ पता था कि आई कैन ट्रेन वेल एंड आई कैन ट्रेन द न्यू ट्रेनर्स एज वेल। तो अगर मुझे अपना कोर वैल्यू पता है, कोर स्ट्रेंथ पता है, तो मेरा स्टार्टअप का सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जब भी कुछ प्लान करें तो फैसिनेट मत हो जाइए। फैसिनेट होने से ज्यादा जरूरी कि आप ऑर्गेनाइज करें खुद को और पहचानें कि क्या आपको आता है, देन
क्या आपको भाता भी है, हाँ। आता भी है, दैट इज योर स्किल सेट। भाता है, दैट मींस दैट गिव्स यू एड्रेनलिन रश, आपको करने में मजा आ रहा है। एंड द लास्ट थिंग इज, स्टार्टअप तभी सक्सेस होगा जब इन दोनों चीजों के साथ, क्या आपको आता है, और क्या आपको भाता है, और मार्केट क्या चाहता है। इन तीनों को अगर आप सही तरीके से कंबाइन कर लेंगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आई थिंक सर, जैसे आपने कहा कि एक फैसिनेशन होता है और एक होता है जो आपकी कोर स्ट्रेंथ होती है, उसका डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सर मुझे ये भी लगता है कि अब स्टार्टअप्स में ना बहुत सारे ऐसे आइडल हैं जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया और दे आर डूइंग वेरी गुड। ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं सैडली जो उतना अच्छा नहीं कर पाए। और आजकल हर एक सेगमेंट है आपके लिए, फूड हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, बाकी चीजें। तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि भाई अगर हम इस सेगमेंट में जा रहे हैं तो इसमें हम प्रॉफिट बना पाएंगे, या लॉन्ग टर्म क्या गोल होना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट हैज टू बी अ गोल, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट्स के बिना आपने अगर स्टार्टअप प्लान किया है, इसका मतलब आपका बिजनेस प्लान वीक है। आपके पास जील है, आइडिया है, आप कुछ यूनिक सॉल्यूशन भी लेके आना चाह रहे हैं, आप उसके लिए अपना रिस्क भी लेने को तैयार हैं, बट आपने प्रॉपर अगर बिजनेस प्लान नहीं बनाया, सो एट द एंड ऑफ द डे, जैसा मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स के साथ होता है, अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, दे से विद इन 3 years समवेयर अराउंड 88 to 92% स्टार्टअप्स फेल। मतलब 8 से 12% स्टार्टअप्स ही हैं जिन्हें सक्सेस मिलती है, 3 साल के दौरान मैक्सिमम बंद हो जाते हैं अदरवाइज। एंड व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज आप अपनी कैटेगरी, जैसा मैंने आपको बोला, आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट को क्या चाहिए। यू आर कमिंग अप विद समथिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मार्केट को उसकी जरूरत ही नहीं है, इस वक्त जरूरत नहीं है, मार्केट तैयार नहीं है उसको लेने के लिए। तो मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप अपने क्लोज डोमेन में, अपने फ्रेंड सर्किल में, और फिर ऐसे लोगों के साथ रिसर्च करिए, उनके बीच में जाके सर्वेस करिए, इस तरह का प्रोडक्ट अगर आपको मिलेगा तो हाउ यूल फील अबाउट दिस, या जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं वो लोगों के लिए क्या सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए वो पैसा देने को तैयार है, इफ यू कम अप विद अ सॉल्यूशन। तो ये पूछना चाहिए लोगों से जाके, ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आपका जो सॉल्यूशन है, आप जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, सर्विस लेके आ रहे हैं, आपका स्टार्टअप आइडिया जिस बारे में, उससे मिलते जुलते स्टार्टअप्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। सो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जरूरी है, यू हैव टू एक्सप्लोर, एंड इन टुडेज वर्ल्ड इट्स क्वाइट वेरी इजी। आज आपके पास फोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। और चैट जीपीटी, एआई के जमाने में तो यू कैन डू वंडर्स विद योर रिसर्च वर्क एटलीस्ट। ओके सर, डू यू ऑल्सो थिंक कि स्टार्टअप तो चलिए प्लान ए आइडिया हो गया, प्लान बी आइडिया भी होना चाहिए लोगों के पास, कि अगर ये फेल हो गया फिर क्या? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि स्टार्टअप सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है आपको, लेकिन स्टार्टअप आइडिया जब आपके दिमाग में आया, और वो क्योंकि आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके एक सॉल्यूशन के तौर पे आपका एक आइडिया निकल के आया, दैट स्टार्टअप आइडिया यू बिगिन विद इन दिस, यू नो, वेरी स्टार्ट, एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, जो आप मूव करते हैं, अगर उसने टर्न्स नहीं लिए, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे आपने प्लान किया है, समथिंग इज रॉन्ग, थिंग्स नीड टू चेंज। क्योंकि आपने अर्ली स्टेज पे एक प्लानिंग की थी, व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग इट, कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कुछ ना कुछ पिवटिंग होगी, इट विल चेंज, इट विल टर्न अराउंड। सो प्लान बी तो ऑटोमेटिकली इंड्यूस होने लग जाता है आपके प्लान ए में। अपार्ट फ्रॉम इट, जब आप कर रहे हैं जो काम, उसको आप डेडिकेटेडली करिए, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव लाइक दिस, बट गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड मेंटली, इफ दिस विल नॉट वर्क, I can do that as well. But until unless, जब तक कि मैं पूरा 100% अपना इसको नहीं दे दूंगा, तब तक मैं क्विट नहीं करूंगा। करेक्ट। तो आप इसको 100% दीजिए प्लान ए को, लेकिन प्लान बी के लिए हमेशा ओपन होना चाहिए। दैट makes you more comfortable to work, that gives you more confidence कि nothing is going to change in you know my life if this do not work. करेक्ट सर, देयर वाज अ टाइम जब 9 to 5 की जॉब को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था, और लड़कियां भी नहीं मिलती थी लड़कों को अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होती थी तो। लेकिन अभी का टाइम ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी पीपल आर डूइंग वंडर्स। ट्रू ट्रू। तो व्हाट डू यू थिंक कि टाइम चेंज हुआ है सर? डेफिनेटली इट चेंज।
9 to 5 का जॉब आपको हमेशा एक सिक्योरिटी देता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो आपको सिक्योरिटी दे रहा है हाँ। कि हर महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट ऑफ सैलरी क्रेडिट हो जाता है। सो यू आर यू नो क्वाइट वेरी Secure, financially सिक्योर, secure. फाइनेंशियली सिक्योर है। हाँ। बट दैट्स अगेन अ ट्रैप। इट्स अ ट्रैप फॉर दोज पीपल जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हाँ, उनके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके अंदर ज़ील है कुछ कर गुजरने की, और वो जॉब कर रहे हैं, एंड नाउ इट्स अ ट्रैप। दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिकम्स अ ट्रैप। तो 9 to 5 वाला जॉब का जो सिनेरियो था उसमें अब थोड़ा सा हम ड्रिफ्ट देख पा रहे हैं, बिकॉज यंग जनरेशन दे वांट टू बी देयर ओन बॉस। वो खुद का बॉस खुद ही रहना चाहते हैं, करेक्ट। एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू मोर ऑफ कमिटमेंट्स, लाइक मैं इतनी बजे आ जाऊंगा और इतनी बजे चला जाऊंगा और मेरा ये काम है, मैं सिर्फ यहां से यहां तक का काम करूंगा। दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, उनमें क्रिएटिविटी है। और जॉब का सबसे वर्स्ट पार्ट जो मुझे लगता है, बिकॉज आई डिड इन माय लाइफ, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ने नहीं देता। वेरी ट्रू। आई एम नॉट सेइंग कि जॉब में क्रिएटिव लोग नहीं है। जब वो गए थे वो क्रिएटिव थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी क्रिएटिविटी प्रिस्क्राइब होके रह गई है 2 बाउंड्रीज के बीच में, कि मेरा काम ये है, मेरा जॉब रोल ये है, हाँ। मेरा जेडी जिसे हम कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार मेरा ये काम है, एंड मैं यहां तक ही एक्सप्लोर करूंगा। नाउ दे आर डूइंग, दे आर रोबोटिकली दे आर डूइंग देयर वर्क। करेक्ट। और सर, इन लोगों से अगर आप कभी बात भी करेंगे तो अगर आप अपने मल्टीपल ड्रीम्स बताएंगे ना इनको, तो दे विल फील वेरी, They'll find you crazy. यस। They'll find you crazy. They'll say कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, हाँ। तुमसे ये तो हो नहीं रहा है। So you'll find number of people when you'll start with something. Startup की हम बात कर रहे हैं, तो जब आप चालू करेंगे तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड जस्ट दैट्स व्हाई वी गॉट 2 years ना। ऐसी कोई बात कान में गई है तो उधर से निकाल दीजिए। सर, आप क्योंकि 19 इयर्स आपने एजुकेशन फील्ड को दिए हैं, उसके बाद आपने मतलब वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि नहीं, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन? Usually क्योंकि मैं I was in coaching industry, so I was teaching physics. So I taught physics for IIT aspirants, NEET aspirants, and it's like 19 sessions मैंने पढ़ाए। तो 19 years की जर्नी में बहुत इंटरेक्शंस होते हैं बच्चों के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम कोचिंग इंडस्ट्री में व्हाट आई रियलाइज, और लाखों बच्चा कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ रहा है, कोचिंग क्लासेस जा रहा है, ऑनलाइन ले रहा है, ऑफलाइन बड़ी कोचिंग्स में जा रहा है। मोस्ट ऑफ देम दे डोंट बिलोंग टू दैट प्लेस। सो ये तो बीइंग अ टीचर मुझे पता था कि यहाँ बहुत सारा बच्चा मेरे सामने वो बैठा हुआ है और उसने एक मोटी फीस पे की है, 1,00,000 1.5 लाख रुपया वो दे रहा है, उसके सिवा उसके रहने का खर्चा है, वो अपना घर छोड़ के हॉस्टल में रह रहा है। इसके बावजूद भी वो इस जगह को बिलोंग ही नहीं करता, वो कुछ और कर सकता था इससे बेहतर। करेक्ट। बट विद द पीयर प्रेशर हो गया, विद द फ्लो, लैक ऑफ नॉलेज, जैसा माहौल बन रहा है वैसा वो वहां पहुंच गए। सो वंस व्हाट हैपेंड, यूजुअली क्लास ओवर होने के बाद बच्चे पीछे पीछे आ जाते हैं, सर वो आपने जो पढ़ाया था उसमें ये एक डाउट है, या ये चीज दोबारा बता दीजिए। बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हमेशा क्लास में होंगे जो इनसाइड द क्लासरूम दे आर हेजिटेंट। हाँ। उन्हें अगर पढ़ाते वक्त कुछ समझ नहीं आया तो वो सबके सामने हाथ खड़ा करके नहीं पूछेंगे, वो क्लास के बाहर आके आपको अलग से पकड़ेंगे। सो देयर वाज अ गर्ल, और वो पीछे पीछे आई क्लास के बाद, और उसने कहा कि सर तुम, जैसे उसने सर बोला, मैंने कहा आई हैव 5 minutes ऑफ ब्रेक, तो अपन बाद में मिलते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर के बाद। शी सेड नहीं सर, मुझे कुछ डाउट नहीं पूछना है, आई हैव समथिंग टू शो यू। मैंने कहा बताइए। तो उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, स्मार्टफोन नहीं था, सिंपल फोन था, लेकिन उसमें रिकॉर्डर था। तो उसने रिकॉर्डिंग ऑन करके मुझे कुछ सुनाया। सो इट टुक 5-7 seconds टू रियलाइज कि ये मेरी ही आवाज है। ओके। तो इट वाज समथिंग लाइक मैं कोई केस स्टडी या कोई स्टोरी बच्चों को बता रहा था, एंड आई जस्ट वांटेड टू मोटिवेट देम, ऐसा कुछ था। तो मैंने पूछा कि ये कहां से आया आपके पास? शी सेड कि सर क्लास में फिजिक्स पढ़ाने के बाद आप लास्ट के 10 minutes हमको कई बार मोटिवेट करते हैं, यू टेल योर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस और द स्टोरी ऑफ समवन एल्स, या कोई केस स्टडी आप शेयर करते हैं, रिसेंट कुछ भी होता है, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आई जस्ट आस्क्ड हर कि आप ऐसा क्यों करती हैं? बोले सर वो प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ना डिमोटिवेशन होता है, तो आपकी आवाज सुन के या ये स्टोरी सुन के मुझे अच्छा लगता है। दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, जहां मुझे लगा कि शायद लार्जर ऑडियंस को मेरी जरूरत है। यहां मैं एक क्लासरूम में
साल भर में 10,000 बच्चा पढ़ाता हूँ, 8,000 बच्चा पढ़ाता हूँ, लेकिन लार्जर ऑडियंस को मेरी जरूरत है जहां मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, जहां मुझे पता था कि वो बच्चे उस कोचिंग क्लास के उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं है एक्चुअली आईआईटी की तैयारी करने का, नीट की तैयारी करने का। उनका माइंडसेट है वो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, बट क्योंकि हमारे देश में स्टेबल करियर हमेशा से दिखाया गया कि इफ यू बिकम अ डॉक्टर, इफ यू बिकम एन इंजीनियर, आप सीए बन जाएंगे तो आपकी स्टेबिलिटी आपके और पास तभी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, स्टेटस में आपका नाम होगा। मुझे ऐसा लगता है सर, जब किसी के आर्ट की बात आती है और किसी के प्रोफेशन की बात आती है जो ऑलरेडी स्टेबल है, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हमारे देश में हमने देखा ही है कि अगर कोई डॉक्टर है, ऑफ कोर्स वो भी टैलेंटेड है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है इसलिए उस जगह पे है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, कोई भी प्रोफेशन हो भले, लेकिन अगर कोई एक स्टार्टिंग में कुछ कर रहा है, हो सकता है वो उतना नहीं कमा रहा हो या उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी नहीं हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आज उसका कल नहीं डिसाइड कर सकता। हो सकता है कि कल वो इतना बड़ा हो जाए कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब अगर हम तेंदुलकर को उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से इवेल्युएट करने लगे कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हिम बीइंग सचिन तेंदुलकर। एग्जैक्टली। हम उनकी वो कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, कितने अच्छे बैट्समैन हैं, कितने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम इन पैरामीटर्स पे जब हम उन्हें इवेल्युएट करते हैं, देन वी लुक एट सचिन तेंदुलकर एज अ सक्सेसफुल पर्सन। करेक्ट। तो आप किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, किन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हम खुद को भी कैसे ऑब्जर्व करते हैं एज अ सक्सेसफुल पर्सन, दैट हैज टू चेंज एंड इट इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। डू यू थिंक सर कि लोग जितनी भी फेम या सक्सेस या मनी कमाते हैं लाइफ में, अल्टीमेटली वो एक्सेप्टेंस के लिए ही कमाते हैं? हाँ, आई टोटली एग्री विद दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्टेंस के दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है। एक्सेप्टेंस विद इन द सोसाइटी, विद इन द पीपल अराउंड, कि लोग मुझे सक्सेसफुल माने, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, यस यू डिड अ वंडरफुल थिंग, यू कैन टैप योरसेल्फ लाइक पैट योरसेल्फ लाइक दिस, कि आपने खुद को शाबाशी दी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब हमें समझना पड़ेगा, हम दूसरे लोगों को दिखाने के लिए जब तक सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक हमारी सफलता अधूरी ही रहेगी। हाँ सर, मुझे ये भी लगता है कि आजकल का जो यूथ है वो दूसरों को सेटिस्फाई करने से ज्यादा खुद सेटिस्फाइड रहना पसंद करता है, जिसको हम सेल्फ लव भी कहते हैं। क्योंकि हो सकता है एक मैं जॉब में हूँ और दुनिया मुझे बहुत पसंद कर रही है कि अरे शी इज डूइंग सो वेल, शी इज इन सच अ सच पोजीशन, बट हो सकता है कि वो चीज़ मुझे मोटिवेट नहीं कर रही, या हो सकता है कि एक टाइम के बाद आई एम डन विथ इट। तो लोग सर क्यों डरते हैं इस चीज से कि भाई ये तो नहीं, अभी मुझे ये जॉब मिल गई है, मुझे इतना पैसा यहाँ पे मिल रहा है, मैं तो कुछ और सोचूंगी तो पता नहीं वहां पे क्या होगा। मैं क्योंकि ये जो मुकाम है ये भी उन्होंने ही हासिल किया है। तो अगर हम ये मुकाम हासिल कर सकते हैं तो वो मुकाम हासिल करने के बीच का जो डर है इतना बड़ा क्यों है? देखिए, दो चीजें, डर ना पहले के जमाने की बात भी आप करें तो जब हम लोग जंगलों में रहा करते थे, ये सब इस तरह का है अर्ली मैन, उस टाइम पे डर किस चीज का लगा करता था? व्हेन सम सेबर टूथ टाइगर इज इन फ्रंट ऑफ यू, कोई बड़ा जानवर आपके पास है तो आप डर की वजह से भागेंगे। सो डर हमेशा आपको ना भागने के लिए प्रोवोक करता है। तो जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको वहां डर आ रहा है। डर किस चीज का है? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लेट देम डू इट। और उसमें आपको परेशान होना, मुझे लगता ही नहीं कहीं से कहीं तक इस चीज को जस्टिफाई करता है कि लोग आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, यू आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। करेक्ट, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डर आपको भगाएगा। अब आपको डर है दूसरे लोग क्या कहेंगे, आपको डर है आपके पास जो छोटा सा एक सेविंग अमाउंट है वो भी चला गया तो आप क्या करेंगे? अरे आपने वो पैसा किसी तरीके से कमाया था, यू हैव दैट स्किल सेट। अनलेस अंटिल यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, पूरी दुनिया में कोई भी आप पर विश्वास नहीं करने वाला। तो सबसे पहले कोर बिलीफ होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस। आपको पता होना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस, आई डिड इट बिफोर, मैं फिर से कर लूंगा, लेकिन अब मैं अपने सपनों के लिए कुछ करके दिखाऊंगा।
सर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आपने उसमें मॉन्कीफाई एआई के बारे में बताया था, और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करते हैं जिन्होंने एक छोटे से आइडिया से शुरू किया, या उस मिसरेबल कंडीशन में उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी जब हर चीज़ फेल हो रही थी। तो आप ये बात मानते हैं कि अंधेरे के बाद वो सिल्वर लाइनिंग आती है? 100% आती है। आप ये मान के चलिए, योर कंसिस्टेंसी पेज यू ऑफ। आप एक काम को लगातार कुछ समय तक कर रहे हैं, फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट भी करते हैं, जरूरत पड़ती है तो आप कुछ नए स्किल सेट भी सीखते हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, एक छोटी टीम बनाते हैं। आप फेल होते हैं, आपका प्रोडक्ट नहीं चलता है, यू टेक सम लर्निंग, आपको सेटबैक लगता है। ये सारा एक प्रोसेस है, अनलेस अंटिल यू आर नॉट पासिंग थ्रू ईच माइलस्टोन। हाँ। मैं जयपुर से रवाना हुआ, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे बहरोड क्रॉस करना पड़ेगा, बहरोड आएगा। इन द सिमिलर वे व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, फेलियर्स आएंगे, एंड फेलियर्स के बाद भी आप कंसिस्टेंटली आप लगे रहेंगे, सो एट द एंड ऑफ द रोड वो सिल्वर लाइनिंग भी है, देयर इज लॉट ऑफ लाइट देयर, वो पक्का आपको मिलेगा। क्विट कर देने से आपने अभी तक के एफर्ट्स को जीरो कर दिया, और क्विट करने पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ज्यादातर लोगों ने तब क्विट किया है जब विनिंग पोस्ट नजदीक था, बस दे वर अनएबल टू सी इट। करेक्ट। वो टर्न लेते और विनिंग पोस्ट था, वो उन्हें लगा कि मैं इतनी देर से दौड़ रहा हूं, कुछ बन तो रहा नहीं है, एंड दे क्विटेड। करेक्ट सर, एक बार अगर किसी इंसान ने कोई स्टार्टअप शुरू किया और वो XYZ रीजन या उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से वो नहीं चला, तो दूसरी बार उनको क्या ध्यान रखना चाहिए वापस से वही स्टार्टअप शुरू करने के? सर देखिए, एक बार अगर नहीं चला तो मैं इसके लिए बहुत अच्छी आपको एक बात कहूंगा कि जब तक आप अपने फेलियर को एक बैज की तरह अपनी जैकेट पे पहन के चलने को तैयार नहीं है, तब तक आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। So what I'm saying is, failure has to be an integral part of your journey. वो हो सकता है कि एक इवेंट में फेल हो जाए आप, हो सकता है आपके पूरे स्टार्टअप में उस आइडिया में ही फेल हो जाए आप। आप देखिए, ज्यादातर जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, इनके फाउंडर्स ने इससे पहले भी कुछ स्टार्टअप्स शुरू किए थे। कार देखो से पहले ज्वेलरी देखो, प्रॉपर्टी देखो, ये स्टार्टअप्स अमन ने बनाए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो सब फेल हुए। फेलियर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जब आप सक्सेस आपको मिल जाती है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट योर सक्सेस। वो उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। तो इन द वे आपको एक बार फेल हो जाने के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फाइनेंशियल प्लानिंग हैज टू बी वेरी मच परफेक्ट। आई नॉट से एवरीथिंग विल गो एज पर द प्लान, बदलेगी चीजें, थोड़ा नए चैलेंजेस भी आएंगे जो आपके प्लान में शामिल नहीं थे। बट जब आप एक बार फेल हो गए तो अगली बार आप पहले तो फेलियर्स के रीजन आइडेंटिफाई करिए, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन फेलियर्स के रीजंस के साथ उनकी रेमेडियल सॉल्यूशन पे काम करिए कि उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी रखिए, अपनी नेटवर्किंग अच्छी रखिए, एंड दिस इज द टाइम ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट विद द पीपल, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। ओके सर, आपने कभी कुछ स्टार्टअप किया था जो कि फेल हो गया और फिर आपने वापस स्टार्ट किया हो? मुझे याद है 2009 में मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था, बिकॉज एज आई शेयर्ड विद यू, आई वर्क फॉर दिस कोचिंग इंडस्ट्री लाइक सो मेनी इयर्स। तो मुझे लगा कि मैं भी एक कोचिंग इंडस्ट्री खोलता हूँ और कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करता हूँ। और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत बड़ी अच्छी रही, बिकॉज आई वाज टीचिंग माई सेल्फ फिजिक्स, टीम भी मैंने अच्छी बनाई, मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने कई सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खड़ा होने में मदद की, तो उनमें सब में मेरा पिवटल रोल था। तो मुझे लगा मैं भी बहुत अच्छा कर लूंगा। चीजें शुरुआत में अच्छी भी गई, फाइनेंशियली भी हम लोग स्ट्रांग होने लगे, कैश फ्लो ठीक होने लगा, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इंसिडेंसेस एंड एक्सीडेंट हैपेंड, मुझे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। एंड एट द एंड ऑफ लाइक 5 years मुझे वो अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। देन अगेन आई केम इनटू जॉब, फिर से मैंने नौकरी स्टार्ट की, एंड फिर कहीं ना कहीं हमेशा वो एक एंटरप्रेन्योर अंदर था, वो वापस प्रोवोक करता था कि यू शुड डू समथिंग ऑफ योरसेल्फ। एंड अगेन आई स्टार्टेड विद माय कंपनी। लेकिन इस बार मैंने जॉब के साथ धीरे धीरे शुरुआत की और हमेशा से ध्यान रखा कि मुझे अभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, मुझे आइडेंटिफाई करना है अपना परफेक्ट प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में लेके जाऊंगा, जिसके लिए लोग पैसा देंगे। तो उस आइडेंटिफिकेशन को मैं जॉब के साथ कुछ समय तक करता रहा, और जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नाउ आई हैव यू नो दैट एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट जो लोग पसंद करेंगे, देन आई स्टार्टेड माय कंपनी व्हिच इज मिस्टिक ब्रेन्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है।
अब जैसे सर मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल है जी। मार्केट बदलता रहता है, लोगों की पसंद बदलती रहती है, उनकी नीड्स बदलती रहती है। तो हम जो कर रहे हैं हमें हमें कैसे पता चलेगा कि नाउ दिस इज द टाइम टू एंड दिस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू और टू मेक मॉडिफिकेशंस? क्योंकि जब आप कुछ भी एक चीज शुरू करते हो उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रैटेजीज, बहुत हार्डवर्क लगता है, उसके बाद आप पॉइंट ए पे आते हो। लेकिन जब आप पॉइंट ए पे आते हो और थोड़ा कंसिस्टेंट होते हो, आपको पता चलता है पॉइंट ए अब नहीं वर्क करेगा, पॉइंट बी पे जाना पड़ेगा। तो इसका भी कोई ग्राफ है या हाउ डू वी स्टडी दैट? इट्स वेरी सिंपल। ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ, थोड़ा डिफिकल्ट है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ऑनर, खुद को क्लाइंट की तरह ट्रीट करना या वो क्लाइंट वाला माइंडसेट होना। लेकिन आपको आपकी टीम के पास अगर वो क्लाइंट वाला माइंडसेट है, यूजर वाला माइंडसेट, जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, अब उसके लिए नए ऑप्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोडैक की कहानी हम सब जानते हैं। दे वर लीडिंग कैमरा मैन्युफैक्चरर्स, और कोडैक जो था उसने उस टाइम पे एनालॉग आता था, वो आपको ऐसे रोल करके फिर मूव करना पड़ता था। डिजिटल जब सेक्टर में नई चीजें एक्सप्लोर होने लगी, सो कोडैक के पास सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट गया था कि डिजिटल कैमरा मार्केट में आना चाहिए, बट दे रिफ्यूज्ड। और सोनी ने उसको अडेप्ट किया और सोनी ने डिजिटल कैमरा लॉन्च किया अपना, और कोडैक जो था वो इसी वजह से खत्म हो गया। रीजन, क्योंकि कोडैक मार्केट चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो जब तक आप मार्केट में क्या बदलाव आ रहा है, उसका एक रीजन भी कहा जाता है कि उनकी खुद के कैमरा रोल्स आते थे, वो रोल्स भी खुद बनाते थे। तो अगर कैमरा ही बदल जाएगा तो रोल्स की मैन्युफैक्चरिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो चला जाएगा। और वो सिर्फ इसी के लिए स्केप्टिकल रहे। उन्हें लग रहा था कि मेमोरी कार्ड में आ जाएगा, लोग मुझसे फोटो नहीं धुलवाएंगे, हमारी लैब्स में कोई नहीं आएगा। बट आप देखिए, फिर सोनी ने कैमरा लिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम मोबाइल फोन्स आए, और कैमरास जो है वो मार्केट से गायब होने लगे, क्योंकि कैमरा ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गया, मोबाइल के अंदर पहुंच गया। सो मार्केट चेंज को आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। सो कीप ऑन डूइंग रिसर्च एंड हैव अ क्लाइंट माइंडसेट। डू यू थिंक सर कि सिटी या आपकी लोकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है? ऑफ कोर्स आजकल हर चीज कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन एक प्रॉपर टीम ही आपका बिजनेस प्रॉपरली बिल्डअप करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर जो मैं सोच रही हूँ, हो सकता है वो मैं कन्वे नहीं कर पा रही हूँ अपनी टीम को। तो अगर मैं पेज 1 पे हूँ तो वो शायद पेज 1 पे नहीं है। सो हाउ डू यू डील विद द कंपैटिबिलिटी कि मेरी टीम वो समझे जो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे? देखिए, रेगुलर इंटरेक्शंस आर रिक्वायर्ड। इनिशियली तो आप अपने आप को अपनी टीम से कभी दूर मत करिए। व्हेन यू बिकम बिग तो ऑटोमेटिकली हायरार्की ऐसी सेट हो जाएगी, डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। दिस डिपार्टमेंट इज टेकिंग रिपोर्ट फ्रॉम सो मेनी एम्प्लॉइज, वो अपने हेड को, टीम लीड को रिपोर्ट कर रहा है, और अल्टीमेटली आपको वो रिपोर्ट करेंगे। सो ये हायरार्की बनेगी तब जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग, उस वक्त आपके पास 2 लोगों की, 4 लोगों की, 6 लोगों की टीम है। और स्टार्टअप के साथ यही होता है, दे आर लिमिटेड विद द रिसोर्सेज, दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। विद दैट मनी दे कैन नॉट हायर दैट वो हाई एंड पे वाले प्रोफेशनल लोग। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं अपनी टीम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो हर स्टार्टअप को एक तो मेरा ये कहना है कि वो अपने टीम बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि भले ही आप 5 लोगों की टीम मत बनाइए, 3 की बनाइए, बट हायर कैपेबल पर्सन, स्किलफुल लोग जो हैं, वैसी आपकी वर्कफोर्स होनी चाहिए। और उसके लिए आप प्रॉपर इंटरव्यूज लीजिए, वेट करिए अपनी टीम बनाने के लिए। बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ ना जाएं, लेकिन आपको कंपैटिबिलिटी जहां समझ में आए उस जगह से स्टार्ट करिए, एंड स्टे इन टच विद योर टीम रेगुलरली, कीप देम अपडेटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स नेक्स्ट वी आर प्लानिंग, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, और हमें नेक्स्ट आगे क्या करना है, और उनको जो काम दिया गया है वो काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वर्क फ्रीडम भी उनको देनी चाहिए। जैसा कि आजकल चल रहा है कि कोई कह रहा है 90 घंटे काम कर लीजिए। Oh God, that is such a debatable topic. मेरी स्टार्टअप जर्नी का the best part what we did is in my entire team there were no fixed number of leave you can take. Take any amount of leave you want, but you have to do your work within the given time limit. आपकी जो डेडलाइन है, आपकी जो जिम्मेदारी, आप अपना काम करिए। अगर आपका आज का काम आधे दिन में खत्म हो जाता है, 2 घंटे में खत्म हो जाता है, आप 8 घंटे हैं कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर ये एक इतना बड़ा टॉपिक है। जब हम वर्क सिस्टम के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, आई थिंक एक मेरा बहुत बड़ा फॉर्चून है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, ये पॉडकास्ट करने का। बट डेफिनेटली हम इस टॉपिक पे भी इन डिटेल बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि जब आपका एजुकेशन सिस्टम, आपकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, तो एक पेड़ की तरह होता है वो। Absolutely. तो आप अगर, आपकी नींव अगर स्ट्रांग है ना, तो वो कितने भी बड़े से बड़े तूफान को झेल जाएगा। लेकिन जब आपका वैल्यू सिस्टम, आपका माइंड सिस्टम, जिसको हम कोर वैल्यूज बोलते हैं, अगर वो ही थोड़े वीक हो, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। वो आपके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो सकता है, या जिस तरीके से आप कंडीशनड हैं, बचपन से जो चीजें आप देखते आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने अपने मम्मी पापा को सरकारी जॉब में ही काम करते हुए देखा है। Absolutely. उसने देखा है कि भाई मम्मी सुबह 9 बजे जाती है, शाम को आती है, खाना खिलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, सो जाती है। तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि भाई हॉबी भी एक चीज होती है, सेल्फ लव भी एक चीज होता है, जो भी उन्होंने देखा है। They don't know कि hobby can make you money, can give you a stable career in your life, can give you a stability, financial stability in your life. Correct. अगर आप अपनी हॉबी भी परस्यू करेंगे और उसमें सही तरीके से चलेंगे, तो आप वहां पे भी किसी भी काम से आप पैसा बना सकते हैं। सो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, एक स्टेबल लाइफ चाहने के लिए आप कुछ भी काम करने लग गए, और जो आपकी स्किल नहीं थी, जो आपकी नॉलेज नहीं थी, वो आपने परस्यू किया, तो एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, वो डिप्रेशन, डिमोटिवेशन होगा। करेक्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर कि वो टेक्निकल फील्ड में इतने साउंड होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो नॉन टेक्निकल फील्ड में आ जाते हैं, या फिर वो MBA परस्यू कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो जो उनका कोर वैल्यू, जो उनका कोर एक स्किल है, वो पूरा बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। कंफ्यूजन का स्टेट है। और सर मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आप क्या फील करते हैं कि मल्टी टैलेंटेड होना भी एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आपको डाल सकता है? देखिए, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, मल्टी टैलेंटेड होना और मल्टी टास्कर होना। तो मान लीजिए कि मैं फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ। आई कुक वेरी गुड, और मे बी आई पेंट समथिंग वेरी गुड। बट मुझे मनी मेकिंग मॉडल किसको बनाना है और हॉबी मेरी कौन सी है, ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो इफ यू आर मल्टी टैलेंटेड, इट मे बी आपके कुछ टैलेंट आपकी हॉबी हो और कुछ आपकी कोर स्ट्रेंथ हो। तो कोर स्ट्रेंथ और हॉबी अगर ये मर्ज हो जाएंगी, तो आप इन दोनों से भी पैसा बना सकते हैं। करेक्ट। कुछ हॉबी है जो आप सिर्फ अच्छा फील करने के लिए, लाइट वेटेड फील करने के लिए, आपको रिलैक्सिंग फील कराता है, आपको अच्छी फील देता है, वो उसके लिए कोई काम करते हैं, वो आपकी हॉबी है। तो ये दोनों चीजें होना हमें पता चलना चाहिए कि हमारे मल्टी टैलेंट्स में से अल्टीमेटली मुझे किस काम से पैसा बन सकता है। आई कैन मेक मनी और बिजनेस आउट ऑफ इट। द अदर थिंग इज मल्टीटास्कर। एंटरप्रेन्योर को तो मल्टीटास्कर होना ही पड़ता है। करेक्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका बिजनेस एक ऑटो पायलट मोड पे आने लगता है, जहां पे चीजें सिंक्रोनाइज होने लगी, सब कुछ वेग होता है, शुरू में बहुत रैंडम होता है। एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे रोल्स डिफाइंड होते हैं उसके, कुछ तो अनडिफाइंड ही है जो वो रोल्स वो कर रहा है। धीरे धीरे जब वो डेलीगेट करना सीख जाता है, हर काम खुद मत करते रहिए, क्योंकि आप वही करते रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी रुक जाएगी। अगेन विच हैपेंस इन जॉब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप अपनी जो टीम बना रहे हैं, उस टीम में अपने कुछ काम, अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करना चालू करिए। नाउ यू आर मल्टीटास्कर, बट यू डेलीगेटेड फ्यू टास्क, यू कैन डू मोर टास्क नाउ। तो मल्टीटास्कर होने में कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। अदरवाइज आप एक ही चीज से स्टक करके रह जाएंगे, तो आपके काम अटकने लग जाएंगे। देन ओवर डिपेंडेंसी विल बी देयर, फिर आप हर काम के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कोर स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। किसी भी काम को सीखने के लिए अगर आप तैयार है, यू कैन डू मल्टीटास्क एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बट मल्टीटास्किंग के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर है कि कुछ मेरी हॉबीज हैं और कुछ मेरी कोर स्ट्रेंथ है विच कैन मेक मी मनी। टीचिंग इज माय कोर स्ट्रेंथ, इट कैन मेक मी मनी। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू सर। सर कहीं पे मैंने पढ़ा भी था कि इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज अपने स्टार्टअप्स का हेडक्वार्टर बना रही हैं। तो आपको लग रहा है कि इंडिया में वो एक रेवोल्यूशन आ रहा है जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो हमारा इकोसिस्टम फेवरेबल कंडीशंस हो रही है? एब्सोल्युटली। अभी आपने monkey.ai का नाम लिया। आई बिलीव तीनों जो फाउंडर्स हैं वो ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रेलिया के हैं तीनों, एंड दे आर कमिंग विद देयर एंटायर हेडक्वार्टर इन इंडिया, हैदराबाद बेस्ड कुछ है। पॉइंट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, इंडिया इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज पॉपुलेशन एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। तो अगर कोई भी कंपनी यहां अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, स्टार्टअप चालू करती है,
तो उसका बहुत बड़ा क्लाइंट, बहुत बड़ा कंज्यूमर तो इंडिया में ही अवेलेबल है। सेकेंड इज योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंक्रीजिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन से। बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन है, अब सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हो रही है। ऑल्दो वी कंप्लेन कि इंटरनेट स्लो है, बट पहले से बेहतर हो रही है, आगे और बेहतर हो जाएंगे। डिजिटलाइज होती जा रही है चीजें, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर कमिंग डिजिटल सॉल्यूशन, राइट। ऐसे समय पे आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ टच करना आसान है। 140 करोड़ तो हम ही हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप सिर्फ 10% को भी टारगेट कर लेता है, तो 14 करोड़ का क्लाइंट, 14 करोड़ क्लाइंट, 14 करोड़ एंड यूजर्स उसके पास अवेलेबल हैं। सो द सेकंड रीजन इज लॉट ऑफ पीपल आर हियर, डिजिटलाइज हो रही है चीजें। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत फेवरेबल है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके गवर्नमेंट का अप्रोच भी, इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच भी चेंज हो गया। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया जैसा एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, काम करने के लिए लोन मिल रहा है, ग्रांट्स मिल रही हैं, लो परसेंटेज पे आपको लोन अवेलेबल है, लॉट ऑफ नॉलेज बैंक इज अवेलेबल। आप स्टार्टअप इंडिया जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, आई स्टार्ट के प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको जो बहुत सारी बातें सीखने को, समझने को नहीं मिलती थी, वहां वीडियो मॉड्यूल्स के फॉर्म में है। हमने भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया बिजनेस की पाठशाला का, वहां पे भी बहुत सारे लोगों के लिए वट एवर दे वांट टू लर्न इन बिजनेस, मार्केटिंग, रिसर्च, नए स्टार्टअप आइडियाज, उन सब चीजों के लिए लॉट ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल। तो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इस समय पे इंडिया का इकोसिस्टम, खासतौर से स्टार्टअप इकोसिस्टम is growing and another 10 years are going to be so wonderful। उसके बाद का समय भी, लेकिन अगले 10 साल तेजी से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, and that's why we are attracting a lot of people outside इंडियन कम्युनिटी के नहीं है, लेकिन वो यहाँ आना चाहते हैं। जैसे पहले होता था, हम हमारा बिजनेस लेके बड़ा करने के लिए बाहर जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूएई में, दुबई में अपना ऑफिस खोल रहे हैं। अब उल्टा कल्चर भी ऑब्जर्व तो जो हमारा ब्रेन ड्रेन है वो वापस आ जाएगा सारा। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं इतने बेहतरीन, और ऑडियंस को बता देते हैं कि बिजनेस की पाठशाला करके भी सर का एक यूट्यूब चैनल चलता है। अगर आप भी स्टार्टअप्स के बारे में आइडियाज़ खोज रहे हैं, या कहीं ना कहीं सिमिलर चीज़ें हैं, इत्तेफाक रखते हैं हमारी बातों से, तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करिए सर का यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ पर आपको मिलेंगे, बहुत इंस्पिरेशनल बातें मिलेगी। एंड टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन सर, वो लोग जो सोचते हैं, हम ये बात जरूर बोलते हैं कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन एक टाइम तो ऐसा जरूर आता है कि जब आप गिव अप करने ही वाले होते हो, क्योंकि आपने सारा एफर्ट लगा लिया होता है। तो सर, इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर एक कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपकी तरफ से? देखिए, गिव अप करने को लेके ना बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं जो मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं। हाँ। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कई सारे ऐसे रहे जहां पे मुझे एहसास हुआ कि मैं बस गिव अप करने ही वाला था, एंड ऑल ऑफ अ सडन समबडी हेल्प्ड मी। तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एक आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ। हाँ। एक बार मैं किसी मीटिंग के लिए, पंजाब की ये बात है, तो किसी मीटिंग के लिए मुझे पंजाब के एक शहर से दूसरे शहर जाना था, और उस दौरान बीच में भी, ऑन द वे भी, मेरी एक मीटिंग स्केड्यूल थी, और वो हाईवे से थोड़ा ऑफ द ट्रैक जाके गई था। तो जब मैंने हाईवे छोड़ा और एक छोटे से पतले से रास्ते पे मैं जाने लगा, सो देयर वाज अ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, तो वो आउटस्कर्ट्स में बनी होती हैं। तो आउटस्कर्ट्स वाले रास्ते में जब हम जा रहे थे, एंड आई वाज ऑल अलोन, तो मैं जा रहा था और सडनली गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी थोड़ा शेक हुआ, मैंने उतर के देखा तो एक टायर फ्लैट हो गया था। अनफॉर्चुनेटली डिग्गी में जो टायर था वो ऑलरेडी पंचर्ड था। सो जो एक्स्ट्रा स्टेपनी थी, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों पहले वो भी हुआ था, और वो स्टेपनी लगी हुई थी, एंड लाइक टाइम ही नहीं मिला। बहुत पुरानी बात है। एंड नाउ मैंने मोबाइल निकाला कि अब उनसे बात करता हूँ, आई नीड सम हेल्प। तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। ओह गॉड। अब मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ, नोबडी इज अराउंड, सिर्फ खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। पंजाब है, खेतों की जगह है, बीच में एक सड़क जा रही है, और दूर तक कोई नहीं आ रहा है। एंड आई एम लाइक, आई एम स्टक। अब क्या किया जाए? ना मोबाइल चल रहा है, ना स्टेपनी है। मीटिंग तो चलिए होगी नहीं होगी वो सेकेंडरी है, लेकिन अब यहां से कैसे निकले? ऑल ऑफ अ सडन जैसे कोई पॉपअप हो गया। एक ना खेत में से कोई व्यक्ति थे जो ऐसे खड़े हुए, और उन्होंने दूर से मुझे हाथ हिलाया, मैंने उनको हाथ हिलाया, मुझे लगा भगवान मिल गए।
मैं उनके पास गया, वो भी मेरी तरफ आया, हम मिले, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी पंचर हो गई है। तो उनके मोबाइल में नेटवर्क था, क्योंकि उस लोकेशन के अनुसार उन्होंने अपना नेटवर्क सेलेक्ट किया होगा। मे बी आई वाज हैविंग सम अदर सर्विस, ही वाज हैविंग द अदर सर्विस, क्योंकि वहां नेटवर्क था। ही कॉल्ड समबडी। बाइक पे 2 लोग आए, वो एक तो उनका बेटा था और एक पंचर बनाने वाले को लेके आए थे। और वो पंचर बनाने वाले ने जब गाड़ी का टायर देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो ट्यूबलेस है, मैं तो इसका पंचर बना ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन आया था, फिर से वापस गड़बड़ हो गई है। देन व्हाट दे डिड इज स्टेपनी खोली और बाइक पे ही लेके चले गए। और उसके पहले, वो ले जाने से पहले, उन्होंने बाइक पे मुझे बिठाया, बोला गाड़ी लॉक कर दो, यहाँ कोई नहीं आएगा, साइड में अपने को धक्का लगा के कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने स्टेपनी खोली और मुझे, उनका घर था करीब वहां से 3 किलोमीटर दूर। वो मुझे अपने घर लेके गए। दे ऑफर्ड मी फूड इवन, लेकिन चाय बना के दी। बोले कि आप यहाँ तसल्ली से बैठो, गर्मी का समय, गाड़ी में कहाँ बैठोगे, और आप मेरे घर बैठो, तब तक मेरा बेटा पंचर बनवा के आपकी गाड़ी में स्टेपनी लगवा देगा। एंड यू विल बिलीव कि ये सब कुछ आधे पौने घंटे में, तकरीबन 1 घंटे का समय मान लेते हैं लगा होगा। 1 घंटे के बाद वो मुझे वापस लेने आया, गाड़ी तक छोड़ा। एंड आई वांटेड टू पे देम समथिंग, कि भाई पंचर का पैसा तो लो, और हेल्प किया है तो मैं कुछ और भी देना चाहता था। उस वक्त मेरे पास कुछ और नहीं था, सो आई वांटेड टू पे इन कैश। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप हमारे गांव से निकले और ऐसे समय पे हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते। तो आप देखिए, लाइफ में भी, बिजनेस में भी, रिलेशनशिप में भी, वेरेवर यू आर, कभी ना कभी आपको ऐसा जरूर एक्सपीरियंस होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स शायद ईश्वर ही आपकी मदद करते हैं। सो यू शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। या तो आपको भगवान वो स्ट्रेंथ दे देगा कि आप उस मुश्किल से निकल जाएंगे, या वो खुद ही आ जाएगा और आपकी मदद करेगा। ये 100% होगा। वाओ, दैट्स सो नाइस सर। थैंक यू। आई थिंक जितने भी लोग हैं जो एक अपना ड्रीम रखते हैं, इंस्पिरेशन रखते हैं, कुछ अपना करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ऐसे ही डालते रहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, आप खुद भी कर पाएंगे उस चीज़ को, भगवान भी आपकी हेल्प करेगा, और आपके आसपास के लोग भी आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो आपके स्टार्टअप में आपकी हेल्प कर सकें। तो विक्रम सर, इसी के साथ आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल नोट पे आज द ईयर शो हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर से आएंगे किसी नए पॉडकास्ट के साथ। आप देखते रहिए द ईयर शो।